प्लस की बैठक पर भी जो बैठक होने वाली है कल, इस बैठक में क्या हो सकता है? क्या प्रोडक्शन में कटौती को लेकर फैसला लिया जाएगा? अगर हाँ, तो उससे ग्लोबल सप्लाई पर कितना असर पड़ेगा? ये तमाम चीजें बताने के लिए हमारे सहयोगी विश्वमोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं। विश्वमोहन, बताइए कितनी अहम है ये बैठक और क्या फैसले होने की उम्मीद है? ये भी अभी ठीक कुछ पहले अगर पिछली 2 मीटिंग की बात करें तो उन्होंने लगातार जो उत्पादन में आंशिक बढ़ोतरी की संभावना बन रही थी उसको उन्होंने टाल दिया था, और इस बैठक में भी यही उम्मीदें लगाकर चल रहे हैं, बाजार यही उम्मीदें लगाकर चल रहा है। अगर अभी फ़िलहाल करंट अगर प्रोडक्शन कट्स की अगर बात करें तो वो करीब करीब कुल ग्लोबल डिमांड का 6% वहाँ पर उत्पादन वो कटौती ओपेक के मेंबर्स कर रहे हैं, जो 58 लाख बैरल रोज़ाना से ज़्यादा है। तो उसमें से उम्मीद थी कि करीब करीब 1,80,000 बैरल की जो आंशिक कटौती है उसको वापस से बढ़ा दिया जाएगा, उसे फेज आउट मैनर में ख़त्म किया जाएगा। लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि अगले क्वार्टर तक ये कटौती जारी रहेगी, हो सकता है उसके बियॉन्ड भी, क्योंकि गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि हो सकता है कि अप्रैल या उसके बियॉन्ड भी वो अपने इस कटौती को लेकर जाए और उसके बाद सेकेंड हाफ में वो धीरे धीरे इसको कटौती करे। तो कल जो मीटिंग है अहम इसलिए है कि पूरे 2025 में उनकी पॉलिसी सप्लाई को लेकर क्या होगी उसका पता लगेगा, क्योंकि उन्हें सबसे ज़्यादा चिंता है चाइना को लेकर, क्योंकि चाइना में अभी तो वहाँ पर डिमांड को लेकर चिंता है ही, अगले साल भी डिमांड कमज़ोर रह सकती है। ट्रांसपोर्ट फ्यूल की जो डिमांड है वो पूरी तरह से पीक आउट होती दिखेगी, अगले साल वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। वहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे फोकस बढ़ता जा रहा है, और ओपेक, IEE और जितने बड़े ब्रोकरेज हाउसेस थे उनका भी कहना है कि 2025 में जो ग्लोबल डिमांड की जो ग्रोथ है वो लगातार कम होती जाएगी, तो उसको लेकर वो लोग काफ़ी चिंतित है, और साथ ही यहाँ पर ओवर सप्लाई की स्थिति उनको दिख रही है। लेकिन एक अच्छी बात यही है कि अभी भी ग्लोबल जो अनसर्टेनिटीज़ है, जो रूस यूक्रेन की लड़ाई हो या फिर लेबनान या इजराइल की लड़ाई हो, वो सीज़ फायर के बाद भी लेबनान और इजराइल में अभी छोटे मोटे तनाव बीच बीच में होते रहते हैं, और इजराइल की जो नई चेतावनी है उसके बाद सप्लाई को लेकर फिर से रिस्क बढ़ा है। लेकिन ज़्यादातर अभी एक्सपर्ट्स यही मानकर चल रहे हैं कल की पॉलिसी में वो उत्पादन की जो कटौती कर रहे हैं वो उसे एक्सटेंड करेंगे, इसे मार्च से अप्रैल तक लेकर जाएंगे। जी ठीक है, उत्पादन में कटौती का जो फैसला होने की आसार थे उसमें थोड़ी सी और अभी डिले होगा, इस बैठक में नहीं होने जा रहा, ऐसी उम्मीद बन रही है ओपेक प्लस की बैठक से। हालांकि देखिए, अगर सप्लाई अगर कट होता भी नहीं तो कहीं ना कहीं चीज़ें जहां पे सामान्य हुई हैं वहां से सप्लाई बढ़ी हुई है, तो वो थोड़ी सी ऑफसेट होने वाली चीज़ है। लेकिन एक काम करते हैं, एक राय ले लेते हैं OMC स्टॉक्स पर। आदित्य, आप जरा चेक कीजिए, OMC भी चेक कीजिए, और जो अपस्ट्रीम कंपनीज हैं ONGC या फिर ऑयल इंडिया, इनके बारे में भी व्यू दीजिए। कहीं कोई ट्रेड का मौका आपको दिख रहा है क्या? ठीक है, ओके, बिल्कुल। देखिए, अगर आप ऑयल इंडिया का चार्ट फॉर एग्जांपल देखें तो यहाँ पे बाजार की इतनी सिग्निफिकेंट रिकवरी भी आई, बट यहाँ पे कोई खास रिकवरी देखने को नहीं मिली। तो मैं कहूंगा कि ONGC को अवॉइड करें, एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का वेट करें जो अभी मिसिंग है। इवन अगर ONGC की बात करें तो बहुत हल्की फुल्की सी ही रिकवरी आई, इसमें भी बाजार इतना रिकवर कर गया, बट यहाँ पे स्टॉक्स एकदम इतना ज्यादा रिकवर नहीं किया, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ मिसिंग है। इसलिए मैं कहूंगा वेट करें, शायद हो सकता है इसमें बेटर लेवल्स देखने को मिले अक्यूमुलेट करने के लिए, तो एज ऑफ नाउ अवॉइड है। ठीक है, अवॉइड करने की सलाह है इन स्टॉक्स को। एक स्टॉक जिसको लिस्ट हुए करीब करीब साल भर हो गया और निवेशकों को काफ़ी मालामाल किया था लिस्टिंग पर, वो है रिन्यूएबल एनर्जी फाइनेंसिंग वाली कंपनी IREDA। सरकारी कंपनी है और हम 2 दिन से देख रहे हैं कि ठीक ठाक मूव्स आ रहे हैं। ऑलरेडी 200 रुपये के ऊपर जाकर IREDA ट्रेड कर रहा है। जतिन, एक बार जरा चार्ट चेक करेंगे। पूरे 1 साल 2 दिन हो गए अब लिस्टिंग को, अब तो चार्ट्स अच्छे से फॉर्म हो गए होंगे इसके। यस, डेफिनेटली हमें लगता है कि चार्ट तो अच्छी तरीके से फॉर्म हो गए, और साथ ही साथ में आज एक फॉलिंग चैनल में से एक ब्रेकडाउन भी मिला है, तो प्राइस वॉल्यूम ब्रेकडाउन डेफिनेटली हमें देखने मिल रहा है, एक साइन ऑफ ट्रेंड रिवर्सल है। हमें लगता है कि जो करेक्शन आया था 310 से लेके 180 तक का, वो कहीं ना कहीं कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रहा है। प्राइस स्ट्रक्चर चेंज होते हुए दिखाई दे रहा है, लोअर टॉप लोअर बॉटम से अभी हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन का शुरू हो गया है। तो कहीं ना कहीं जब भी डिप्स आएंगे अराउंड क्रूशियल सपोर्ट लेवल्स, तो वो अभी जो पहले सेल ऑन राइज की जो रणनीति से काम करते थे, अभी बाय ऑन डिप्स की सलाह अभी चेंज हो गई है।
तो हमें लगता है कहीं ना कहीं ऊपर में ये 240 250 तक के लेवल्स भी एक शार्प रनअप दिखा सकता है। तो इसके लिए हमें थोड़ी एक डिप की राह देखनी होगी, कंसिडरिंग कि ये 180 से लेके 220 तक की एक शार्प रनअप ऑलरेडी दिखा चुका है। तो करेक्शन पे जरूर बाय करें, हमारा व्यू ये स्टॉक को लेके पॉजिटिव है। आपसे रियल एस्टेट और सीमेंट पर ही राय जानना चाहेंगे। आज रियल एस्टेट प्लेयर्स में अच्छा एक्शन हम देख रहे हैं। नोमुरा की एक पॉजिटिव रिपोर्ट ओबरॉय रियल्टी पर आई, उसके ठीक बाद हमने स्टॉक में अच्छा मूवमेंट देखा है। अभी कुछ दिनों पहले जेफरीज की रिपोर्ट सीमेंट पर आई थी। उनका ये कहना था कि FY25 के सेकेंड हाफ में सीमेंट प्लेयर्स जो हैं वो अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे। कनेक्टिंग सेक्टर्स हैं, निफ्टी रियल्टी अगर देखें आज कह सकते हैं कि बाजार को जो संभाल रहे हैं कुछ सेक्टर्स उसमें शामिल हैं। कैसे देख रहे हैं दोनों सेक्टर के प्रदर्शन को? देखिए, रियल एस्टेट सेक्टर की बात करें तो रियल एस्टेट सेक्टर जो है इंडिया में डेफिनेटली हमें काफी उसमें ग्रोथ देखने को मिलेगी ओवर द नेक्स्ट 3 to 5 years, बिकॉज उसमें 2-3 कारण हैं। एक तो कारण ये है कि जो इंटरेस्ट रेट साइकिल है वो कहीं ना कहीं हमारे मतलब जो फेवर में रहेगा, और रेट कट एक आता है तो दैट विल बी अ बिग बूस्ट फॉर रियल एस्टेट सेक्टर। और दूसरी बात है कि जो जितने भी बड़े रियल एस्टेट प्लेयर्स हैं कहीं ना कहीं उन लोगों ने एक अच्छी लैंड बैंक बना रखी है, और वो अब चाहे वो लग्जरी सेगमेंट हो, मिड सेगमेंट हो, इन सेगमेंट्स में काफी कॉन्सेंट्रेट करें एंड दे आर स्प्रेडिंग आउट अक्रॉस द कंट्री। तो कहीं ना उनको उसका एक लेवरेज का बेनिफिट मिल रहा है, और साथ में ये जरूर है कि कॉस्ट इम्प्लीकेशंस पर्सपेक्टिव से और वो कितने लेवरेज रहते हैं, दैट कैन बी अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर सम ऑफ देम, बट ओवरऑल नेक्स्ट 3 to 5 years इज अ गुड टाइम टू बी इन द रियल एस्टेट स्टॉक्स। टर्म स्टोरी जो है रियल एस्टेट की काफ़ी दुरुस्त नज़र आती है, और अब ये ब्रोकरेजेस, फंडामेंटल एक्सपर्ट सभी के रेडार पर इस वक्त नज़र आ रहा है। सो रियल एस्टेट का अपसाइकल जिसकी हम बात करते हैं वो बिल्कुल सही और सच है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे ग्राफाइट और इलेक्ट्रोड्स वाले जो स्टॉक है HEG, इसके अलावा अगर आप देखें ग्राफाइट इंडिया, इन स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्शन आज के सत्र में देखने को मिल रहा है। और मॉइल का स्टॉक भी है जिस पर क्लियरली हमने देखा कि एक न्यूज़ बेस्ड इम्पैक्ट है जिसके चलते अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला है। कल एक खबर आई थी और उसके ठीक बाद इनफैक्ट प्रोडक्शन के डेटा मॉइल के आते हुए देखने को मिले थे। 3% की तेज़ी। ग्राफाइट, इलेक्ट्रोड्स, मॉइल, ये सारी की सारी कंपनियां जो मजबूती दिखा रही है। जतिन, एक बार आप ही राय दीजिए, क्या राय होगी? टेक्निकली चार्ट्स तो काफ़ी ज़्यादा मजबूत नज़र आ रहे हैं। एग्जिस्टिंग पोजिशन जिनकी है उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, अगर जो ग्रेफाइट की बात करूँ तो हमें लगता है कि अभी भी इसमें थोड़ा अपसाइड मोमेंटम पेंडिंग है। मेरे को लगता है कि 625 630 के जोन है जहाँ पे उसके प्रीवियस स्विंग्स आए हैं, तो जहाँ पे मोमेंटम थोड़ा फिजल आउट हो सकता है। लेकिन कंसीडरिंग के ओवरऑल जो प्राइस स्ट्रक्चर बना हुआ है, हमें लगता है कि ये और 3 से 4% का अपसाइड मूव इसमें पॉसिबल है। तो जिनके पास है वो डेफिनेटली होल्ड करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 592। फ्रेश एंट्री अगर जो 3 से 4% के मूव के लिए खेलना है तो यस, दे कैन कंसिडर बाइंग with the same stop loss of around 592. So yes, positive momentum likely to continue.